अब चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय सबा करीम है, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में अगर हम बात करें सबा करीम के साथ राजकुमार शर्मा जी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं और शोएब मोहम्मद हमारे साथ हैं। हारून साहब, अगर हम इंडिया पाकिस्तान मैचों की बात करें, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आपके ज़माने में बीच में फिर शोएब भाई हैं, उनका ज़माना आया, सबा भाई स्टूडियो में है, उनका ज़माना आया। क्या एक चीज़ बदलती हुई नज़र आ रही है आपके ज़माने से अब साल 2022 तक की बात करें तो? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। एक्चुअली आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से है। ये बहुत बड़ा मैच होता है। इस बात का आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन जैसे ही हुए शुरू, तो विद इन 20-25 मिनट सारे सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ना सिर्फ ये कि दोनों मुल्कों में बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, वो पाकिस्तान के इस मैच को बहुत अहमियत से देखते हैं। और दूसरी तरफ जब जो टीमें हैं उनको ना चाहते हुए भी वो प्रेशर में आती हैं, क्योंकि मुझे खुद भी अपना अंदाजा है कि जिस अंदाज में दोनों ममालिक के जो अवाम है वो अपनी अपनी टीम को बैक करते हैं और एक ही स्टैंड में बैठे हुए एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी अपनी टीम को। सो इस चीज को देखते हुए इस मैच की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और पाकिस्तान के पीछे मैच जीत गया है एक वर्ल्ड कप का, तो वही सामने रखते हुए ज्यादातर उम्मीदें यही है कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छी कारकर्दगी। चलिए, हारून रशीद साहब के साथ साथ शोएब मोहम्मद हमारे साथ हैं और सबा करीम हमारे साथ स्टूडियो में है। सबा भाई, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान मैचेस की टेंशन को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी साल 2022 में दुबई के मैदान पर, जहां पर बाबर आजम विराट कोहली से हाथ मिला रहे हैं, शहीनशाह अफरीदी का युजवेंद्र चहल जाके हालचाल पूछ रहे हैं, ये बदलते हुए जमाने की तस्वीर है, इसको आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको रिलेट करते हैं अगर आप पीछे इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात करें और अभी हाल फिलहाल जो दुबई में जिस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, जो टेंशन की हम लोग बात करते हैं, ये मैदान के बाहर इस प्रकार का टेंशन ज़्यादा होता है। मैदान के अंदर या फिर खिलाड़ियों में उस प्रकार का टेंशन होता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत नर्वस एनर्जी रहती है, जो कि अच्छी बात है, पर ये बहुत ही शानदार राइवलरी है जो ज़माने से चली आ रही है। हम सब लोग उसका हिस्सा रहे हैं और जब भी इस प्रकार का बड़ा मुकाबला सामने आता है तो तैयारी अच्छी हो जाती है और इस वक्त भी कुछ उसी तरह की तैयारी दोनों टीमें कर रही हैं। पाकिस्तान ने चूँकि पिछला मुकाबला जीता है विश्व कप का, इस वजह से मुझे लगता है कि दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। पर ये देखकर अच्छा लगता है कि तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरह का इंटरेक्शन होने लगा है। हमारे ज़माने में भी मैदान के अंदर एक फेयर्स राइवलरी देखने को मिलती थी, पर मैच के बाद कुछ इसी तरह का दोस्ताना नज़र आता था दोनों टीमों में। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि दोनों टीमों के प्लेयर्स को भी इस बारे में एहसास है और ये ना ही सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के लिए अच्छी बात है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात है कि दोनों टीम का मुकाबला हो रहा है। पर इस मुकाबले के बाहर की जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बिल्कुल, शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। शोएब भाई, आपके ज़माने में इंडिया पाकिस्तान का मैच और आज दुबई में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक तनातनी की बात होती थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आई है। जिस तरह से बाबर आजम जाके मिले, विराट कोहली से हाथ मिलाया, शहीनशाह अफरीदी से जिस तरह से चहल ने जाके बातचीत की, ये मैच के पहले आमतौर पर हमने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं थी। क्या ये बदलते हुए ज़माने की तस्वीर इसको आप देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच में जो टेंशन पहले हुआ करती थी वो थोड़ी कम नजर आती है अब? बिल्कुल जबरदस्त एक्साइटमेंट जिस तरह लोगों में उसी तरह प्लेयर्स में भी है। लेकिन मैं आई गॉट टू एडमिट वन पॉइंट ओवर हियर कि जिसके अंदर इंडिया ने लीड किया है, ये दे केम आउट एंड मेट ऑल द बॉयज अराउंड द पार्क। और पर मेरा अंदाजा है कि उन इंडियन कैंप के अंदर ये चीज क्लियर कट विजिबल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जब जोश दिलाया जाता है तो उस वक्त वो दे गेट इनटू अ डिफरेंट रोल समहाउ द अदर। और जब वो जोश नहीं होता, जैसे चैंपियन ट्रॉफी के मैच डाउन एंड आउट और एकदम से जोश, एक मैच जीते और वहां से जोश आया, और जिस तरह यूएई में लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप में जीते, शुरू में विकेटें मिली तो एकदम से दे लुक्ड अ डिफरेंट बंच ऑल टुगेदर। तो ये उसको सबसाइड करने के लिए, किल करने के लिए, ऑल्दो के मैच के अंदर जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स थिंग वुड बी डिफरेंट। और लेकिन एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड, दे पुट द राइट फुट फर्स्ट वाली बात है
कि जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, और मैं समझता हूँ इट्स अ पॉजिटिव साइन जो इन्होंने, मेरा अंदाजा है, जस्ट अस्यूमिंग कि ये दिस वाज डन पर्पसली। और लेकिन हमारे टाइम के ऊपर भी एज यू माइट बी नोइंग कि बड़ा अच्छा टुगेदरनेस होती थी ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ग्राउंड मीटिंग्स में जब मिलते थे, तो अमंग द प्लेयर्स वाज अ वेरी हेल्दी। यानी शोएब भाई, अगर आपकी बात का मतलब निकाले तो यह है कि मैदान के बाहर शुरुआत से ही दोस्ताना माहौल रहता था, मैदान के अंदर गर्मी गर्मा हुआ करती थी थोड़ा। अब राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आगे उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट भारत और पाकिस्तान से मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। और ये 5 बड़ी बातें इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि ये जो महामुकाबला होने जा रहा है ये कितना बड़ा मुकाबला है। सबसे पहले अगर बात करें, लगातार भारतीय टीम 11 मैच जीत चुकी है और 11 मैच जीतने के साथ ही भारतीय टीम अपने 12वें मैच जीतने की तरफ आगे बढ़ेगी। मुझे लग रहा है एक बार ग्राफिक्स ठीक से जरा चला लें, क्योंकि हम इस पर आगे बातचीत करने वाले हैं। हम 5 बड़ी बातों पे पहले बात करेंगे यहाँ पे, जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, और ये 5 बड़ी बातें भारत और पाकिस्तान मैच से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम महामुकाबले की यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, कैसे आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये मुकाबला होने वाला है? राजीव, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच है ये, और दोनों ही देश जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये मुकाबला हो रहा है, तो दोनों देशों के जो फैंस हैं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। और इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पूरा वर्ल्ड उसको देखना चाहता है, और यही इस मैच से भी आशाएं हैं कि एक शानदार मुकाबला होगा, और जो कि बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार दोनों ही टीमों के फैंस कर रहे हैं और दोनों टीमें भी कर रही हैं, क्योंकि आमने सामने जब इंडिया पाकिस्तान होता है। सर, आपको लग रहा है टेंशन थोड़ी कम हुई है? जिस तरह के दोस्ताना तस्वीरें आ रही हैं, ये भले ही सोशल मीडिया के लिए हो, लेकिन ये दिखाती है कि एक दूसरे के खिलाड़ियों के लिए किस तरह से आप प्रे कर रहे हैं। जैसे कि विराट के लिए फैंस आए, एक पाकिस्तान के फैन आए, उन्होंने कहा मैंने टिकट अपनी जमा पूंजी लगा दी है विराट के लिए प्रे करने में और उनका मैच देखने के लिए। ये सारी चीज़ें, जिस तरह से बाबर आजम विराट मिले, शहनशाह अफरीदी से चहल ने उनका हालचाल लिया, कैसे आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल राजीव, ये तो प्लेयर्स तो हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। ये तो आउटसाइड चीज़ें होती हैं जो बाहर टेंशन होती है, या फैंस आपस में बहुत अपनी ईगोज रखते हैं कि हमने आपको हराया या ऐसा कुछ हुआ। क्रिकेटर्स तो हमेशा से इकट्ठे ही रहे हैं और हमेशा बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं आपस में दोनों ही देशों के प्लेयर्स के, जो हमेशा से देखने को मिलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि दोनों कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की, और अच्छा जो खेलता है उसको सराहते भी हैं। तो चलिए इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शादाब और के राहुल ने अपने अपनी टीमों की तैयारियों के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में महारत रखते हैं। शादाब ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए अपने जाने जाते हैं, तो वहीं अगर हम के राहुल की बात करें तो अपने शानदार स्ट्राइक रेट के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए अब जरा, अब स्ट्राइक रेट की बात हुई है तो क्यों ना स्ट्राइक रेट पे ही चर्चा की शुरुआत कर लें। फटाफट आपको दिखाते हैं जरा कि क्या कुछ इस मैच से जुड़ी अगर हम बात करें। सबसे पहले फकर जमा, और ये इतनी तेज ग्राफिक चल रहा है कि मैं आपको शायद डिटेल में इसको ना बता पाऊं, लेकिन ये आप अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और स्क्रीन पे देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का स्ट्राइक रेट का बड़ा फर्क है अगर हम दोनों टीमों के प्रदर्शन के हिसाब से बात करें। सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं जो स्ट्राइक रेट कंटिन्यू स्क्रीन पे चल रहे हैं और इतनी तेज चल रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे भारतीय बल्लेबाज इन दोनों स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, बड़ा फर्क होगा इस मैच में जिस स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया है भारतीय टीम ने? ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है राजीव पिछले 5-6 महीनों में भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही है कि अब ज़्यादा एग्रेशन, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ भारतीय जो बैटिंग ऑर्डर्स हैं या फिर बल्लेबाज जो हैं वो रन्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट हम लोग दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ जो रन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। पाकिस्तान के तरफ से जो बल्क ऑफ स्कोरिंग रही है T20 मुकाबलों में वो उनके टॉप बैटर्स की तरफ से हुई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ फ़खर जमा। ज़्यादातर जो डिलीवरीज होती हैं, करीब 72 से 75% जो डिलीवरीज रहती हैं T20 में अभी तक, वो इन तीनों बल्लेबाजों ने खेली हैं। उनके नीचे वाले जो बैट्समैन हैं उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो चेंज होते रहे हैं। इस समय कभी शादाब खान है, कभी आसिफ अली हैं, कभी आज़म खान थे कुछ अरसे पहले, और उस वजह से उन मध्य क्रम के बल्लेबाजों को उतना ज़्यादा मौका मिला नहीं है।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी भारत के लिए कि वहाँ पर अगर पहले विकेट्स ले लेता है भारत तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। पर अंत में अगर हम लोग ठीक प्रकार से अब इस दोनों ही टीमों के बैटिंग स्ट्रेंथ को देखेंगे तो दोनों टीमें बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही हैं टॉप ऑर्डर के ऊपर। भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो ज़्यादा अनुभवी मुझे लग रहा है इस वक्त। हारून रशीद साहब, आप कैसे देख रहे हैं? हम यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं और पिछले मुकाबले में हालांकि पाकिस्तान की तरफ से शहीनशाह अफरीदी ने जिस तरह की गेंदबाजी की, स्ट्राइक रेट को चर्चा में आने ही नहीं दिया था। अब इस बार पिछले 4 या 6 महीनों से भारतीय टीम बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। क्या आप और पाकिस्तान में क्या ज्यादा बेहतर स्थिति में इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम को देखा जा रहा है? इस चीज में तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जो कि अभी सभा ने बात की कि इंडिया जो है मुझे एक सेटल्ड टीम नजर आ रही है। उनको पता है कि उनके ओपनर्स कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है और किसका क्या है। मैं भी ये इनका कंपैरिजन ही देख रहा था तो ऑन दी एवरेज मैंने जब निकाला स्ट्राइक रेट इंडिया का तो तकरीबन लगभग 146 करीब बनता है। फिर जब मैंने पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट निकाला लगभग वो बनता है 123 124 का। सो स्ट्रेट अवे ये तो आपको पता ही है कि जो T20 क्रिकेट है ये बैटिंग ओरिएंटेड है। जिसकी अच्छी बैटिंग होगी, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, दोनों का जब मैं बॉलिंग का कंपैरिजन कर रहा था तो उसमें तकरीबन एवरेज और जो इकोनॉमी रेट है वो लगभग एक ही था। और ये होता भी ऐसे ही है क्योंकि बॉलिंग तो एक बैटिंग जो पिचेस के ऊपर जब बॉलिंग हो तो वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होती। आपने देखा होगा कि बॉलर्स मुख्तलिफ वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बॉल है, यॉर्कर्स हैं और इसी तरह स्पिनर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो ऑड विकेट्स ले लेते हैं। जब हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ मिसिंग है वो एक बुमराह फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी, क्योंकि जो भी स्विंग करता है शुरू में हमेशा हमने देखा है कि इंडियन बैट्समैन जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं अगर उल्टा उमर के सामने आए हैं तो अच्छी इन स्विंग यॉर्कर या अच्छी लेंथ पे गिरी हुई बॉल LBW उनको बोल्ड करती हुई नजर आई, जिसमें राहुल भी हैं, जिसमें शर्मा भी हैं और विराट कोहली भी। सो मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान डेफिनेटली मिस करेगा अटैकिंग बॉलर को जो अर्ली स्टेजेस पे विकेट लेते। दुनिया का कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो अर्ली स्टेजेस पे आके उसको प्रॉब्लम्स ना हो अगर बॉल स्विंग हो रहा हो। मैं यही देख रहा हूं कि इंडिया के पास क्योंकि भुवी लेकिन हारून सर शादाब का ये कहना था कि शायद बॉल उतना स्विंग ना करे, यहाँ पर स्पिन को थोड़ी मदद ज्यादा मिल सकती है, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ऐसे में आपको लग रहा है थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का वीक है और यहाँ पर भारतीय टीम कैपिटलाइज कर सकती है? देखिए 2-3 चीजें तो डेफिनेटली, जहां तक हम स्विंग की बात करें, स्विंग ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं कि शाम के वक्त मैच हो रहे हैं, स्विंग कम हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आप देखें कि अच्छी पिचेस के ऊपर भी जो स्विंग बॉलर्स हैं वो स्विंग करते हैं। फिर एज हम ये देखते हैं कि शाहीन आफरीदी जिस मर्जी पिच पे चले जाएं वो स्विंग कर लेते हैं, भवेश कुमार जिस जगह पे भी चले जाएं वो स्विंग कर लेते हैं। स्पिनर्स की जहां तक आपने बात की उसमें पाकिस्तान के पास तो मेन 2 स्पिनर्स जो शादाब खान है और उसके साथ मोहम्मद नवाज हैं, जो दोनों खेलेंगे। फिर एज इंडिया के पास बहुत ज्यादा उनके पास वैरायटी है जिसमें ऑफ स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और 2 लेग स्पिनर हैं। आई डोंट नो कि न्यू कमर को वो चांस देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच जो कोशिश करेगी इंडिया कि अपनी टॉप टीम के साथ जाए, मे भी अननोन फैक्टर को सामने रखते हुए एक चांस भी ले सकते हैं, इंडिया रिस्क ले सकता है। इंडिया मैंने जैसे बताया सेटल्ड टीम है और पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है मेनली बैंक कर रहे हैं ये बाबर आजम पे, रिजवान पे और फखर जमान। द मोमेंट अगर ये अर्ली स्टेजेस पे आउट हो गए तो पाकिस्तान के नीचे ऐसे प्लेयर्स हैं, आसिफ अली हो गए, खुशदिल शाह हो गए, जो अपने आप को अभी तक मनवा नहीं सके और अच्छी इनिंग्स खेल देते हैं फिर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। तो ये एक इशू मुझे नजर आता है कि इंडिया को एज तो है लेकिन ये एक स्पेशल मैच है। इस स्पेशल मैच में आपके स्किल्स, आपके जितने स्टैट्स हैं वो इतना काम नहीं करते जो ऑन द डे अगर आप अच्छी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कर लेते हैं तो आप एक दूसरी टीम पे हावी हो जाते हैं, चाहे वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम। चलिए शोएब भाई भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शोएब भाई, क्योंकि हम स्ट्राइक रेट की लगातार बात कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन आपको भी पता है कि T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट क्या मायने रखता है। अब क्योंकि शहीनशाह अफरीदी नहीं है, इफ्तिकार इंजर्ड हो गए, उनकी जगह हसन अली को बुलाया गया, क्या इंडियन टॉप ऑर्डर जो है आपको लग रहा है पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है और इस प्रेशर में पाकिस्तान क्रम्बल कर सकती है? हालांकि दुबई में पिछला मैच उन्होंने जीता था जब वर्ल्ड कप का था, बट जैसा कि राहुल ने कहा कि एक नया मैच और नए तरीके से भारतीय टीम शुरुआत करेगी यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर इंडिया की जो टीम है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ ज्यादातर उतरती है।
और जो उनको प्लान चॉक आउट करके दिया जाता है वो देखने में नजर आता है अनटिल अनलेस के शुरू टॉप ऑर्डर की क्विक फायर 2-3 विकेटें गिर गई और फिर एकदम से उनको नेचुरली उस शेल में जाना पड़ता है ताकि विकेटें और ना गिरें, और जिस तरह यूएई में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में हुआ। अदरवाइज बात यह है कि वो उनको जो दिया जाता है 3.5-4 रन 5 रन या जो भी टारगेट दिया जाता है वो उसको अचीव करते हुए ज्यादातर नजर आते हैं। वेयर एज पाकिस्तान के अंदर मैं जो पॉइंट जो देख रहा हूँ, एक दो जो कमी कभी जब हारने की वजह बनती है या बाद दफा जीत भी जाते हैं वो वाला मैच, तो उसके अंदर डॉट बॉल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, मेरा अंदाजा है, मेरे पास स्टैट्स इस वक्त नहीं है, लेकिन जो डॉट बॉल्स हैं ज्यादातर पाकिस्तान के प्लेयर्स डॉट बॉल खेलते हुए ज्यादातर नजर आते हैं। और फिर आखिर के अंदर आसिफ की एक क्विक फायर छक्कों वाली इनिंग से बाद दफा मैच जीता जाते हैं। लेकिन ये एक लैकनेस है जो दे हैव टू ओवरकम, और स्पेशली ये जो प्रेशर मैचेस होते हैं, और ये प्रेशर इसलिए भी होते हैं कि दे डू नॉट प्ले एवरी नाउ एंड देन अगेंस्ट ईच अदर वन। दूसरा ये कि पूरी पाकिस्तान इंडिया की जो 130 ऑड करोड़ वहाँ हैं, कोई 22-25 करोड़ यहाँ लोग हैं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल एनग्रॉस्ड विद द गेम। तो उसमें प्रेशर लेना भी पड़ता है। प्रेशर दो किस्म के होते हैं, एक सिचुएशन ओरिएंटेड होता है और एक होता है कि वॉबली नीज के प्रेशर आया और आप यू गो वीकर एट द नीज। तो ये चीजों का फर्क है बिटवीन प्रेशर। मैं समझता हूं कि लेके खेलना होता है, ये तो नेचुरली T20 मैच है, लेकिन ये कि प्रेशर से ये होता है कि आप सिचुएशन को बाज़ दफा देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है और फिर उस तरह अपने गेयर अप करना पड़ता है अपनी इनिंग्स को। और जिस तरह, लेकिन जहाँ आपका सवाल था, इंडिया डेफिनेटली बेटरली पॉइज्ड, वो जो रन रेट की जो आपने बात की थी, देन पाकिस्तान हैज टू रिलाई ऑन सम मैजिकल मोमेंट्स विदिन देयर टीम, जिसके अंदर वो क्विक फायर 5-6 छक्कों की जब जरूरत हो, अगर वो लग गए तो फिर देन दे आर ऑन बोर्ड। जी राजकुमार सर, क्योंकि आप काफ़ी देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए, आपको भी कर लेते हैं। कैसे आप देख रहे हैं जो हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं और जिस तरह से शोएब भाई और हारून सर ने भी कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान हैविली डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 बैट्समैनों पे। शायद ये एक बड़ा फर्क है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है और एक लंबी बैटिंग लाइन हम लेके चलते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ अपने टॉप 3 बल्लेबाजों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फ़खर जमा हो, बाबर आजम और रिजवान। बिल्कुल राजीव, दोनों ही के टॉप ऑर्डर बहुत हैवी हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं अपने टॉप 3 पर। लेकिन भारत के पास एडवांटेज है कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, भले वो आप ऋषभ पंत की बात कर लें या हार्दिक पांड्या की बात कर लें, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो एक मैच विनर्स हैं, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं वो। तो वहाँ पर शायद कहीं ना कहीं एज है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा शैलो नज़र आ रहा है, वहाँ पर इतना एक्सपीरियंस नहीं नज़र आ रहा है और वो हैविली डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 पर। तो ये एक एडवांटेज की स्थिति है भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ। सबा भाई, आप कुछ बात करना चाहेंगे हारून साहब से या शोएब भाई से? नहीं, शोएब भाई को तो मुझे याद है, आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप कुछ साल पहले लेट 70s या अर्ली 80s में आप आए थे पटना, जो कि मेरा घर हुआ। वहाँ पर एक अंडर 19 मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान अंडर 19 इफ़ आई एम करेक्ट वर्सेस ईस्ट जोन अंडर 19 टीम। वो ज़माने की बात है। आपकी टीम में रमीज़ राजा वॉज देयर एंड आई थिंक अनिल दलपत थे। बहुत ही शानदार टीम थी आपकी। तब मैंने आपके मैचेस देखे हैं। अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके। हारून भाई से तो खैर बात होती रहती है, पर अच्छी बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह के मुकाबले और हों, क्योंकि दोनों टीमों में शानदार टैलेंट है और ये टैलेंट सामने तभी नज़र आता है जब इस तरह की सिचुएशन उनको दिए जाते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि इंडिया के पास एडवांटेज ज़रूर है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उस वक्त भी भारत के पास ये एडवांटेज था। पाकिस्तान ने उस दिन का मुकाबला कुछ अलग किस्म से खेला था। उनकी जो न्यू बॉल अटैक थी वो ज़्यादा लीथल रही थी। शाहीन शाह अफरीदी की वजह से भारत को टॉप ऑर्डर एक प्रकार से क्रम्बल कर गया था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा इंडियन टॉप ऑर्डर को। अगर मुझे लगता है कि इंडियन टॉप ऑर्डर क्लिक कर जाता है, वो जो न्यू बॉल अटैक है पाकिस्तान का, उसमें हारिस राउफ भी हैं और मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं,
3 टॉप क्वालिटी यंग सीम बॉलर्स हैं, इनको अगर हम लोग 5-6 ओवर खेल लेते हैं और ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरता है, तब मुझे लगता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और एडवांटेजेस पोजीशन में ज़रूर रहेगा। राजीव, यहाँ पे मैं शोएब भाई को याद दिलाना चाहूँगा कि हम इनके खिलाफ खेले थे जब ये पाकिस्तान से टूर करने आए थे इंडियन टीम इंडिया में, और मैं एज ए रणजी ट्रॉफी चैंपियंस दिल्ली की तरफ से खेल रहा था इनके खिलाफ, और फॉर्चुनेटली फॉर मी मैंने इनको आउट किया था उस मैच में, अगर आपको याद हो तो। शोएब भाई, यानी धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा है स्टेडियम में भी। सवा भाई भी याद कर रहे हैं अपना मैच, और राजकुमार सर ने तो आपको आउट ही कर दिया ऑलमोस्ट। बिल्कुल, वो दिल्ली के भी मैचेस, पटना, ये सारी जगहों पे मुझे याद है, बिकॉज आई वाज वेरी लकी, यू नो, दैट वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट टूर ऑफ एनी कंट्री रियली, और क्रिकेटिंग वाइज, और उसके अंदर इंडिया के अंदर ऑलरेडी प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड को वहाँ देखने में आया, लॉट ऑफ इंटरव्यूज, और फिर हनीफ साहब का जिस तरह नाम था, यू नो, ऑल द न्यूज़पेपर्स दे वर ऑल फ्लॉकिंग मी, इसे के 20 इयर्स के बाद वो टूर हुआ था। तो बिल्कुल वेरी राइटली सेड, सबा ने भी जैसे बात की कि इस तरह के इवेंट्स डेफिनेटली होने चाहिए, विच ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ अ प्लेयर, रियली, आई टेल यू। बिल्कुल। तो चलिए मैच पे वापस आते हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला सुपर संडे के दिन ये खेला जाएगा, और सबकी नजरें भारतीय टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों के पर होगी, जिनमें से एक विराट कोहली होंगे। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर, अपने फॉर्म को लेकर, और किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं इस एशिया कप के लिए, उन्होंने बात की है। तो विराट कोहली को आप सुन रहे थे, राजकुमार सर बहुत ही इमोशनल तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। कैसे आप देखते हैं, पाकिस्तान से भी जो हमारे शोएब भाई और हारून भाई जुड़े हुए हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि विराट कोहली किस मनोदशा से इस समय गुजर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म होना 3 साल तक, और इतना बड़ा मैच अब सामने है। कैसे आप देख रहे हैं विराट ने जो कुछ बयान दिया है मैच से ठीक पहले? देखिए राजीव, बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है उसका ये, और वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है वो मेंटली, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ घटा है तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है उनके लिए, और सभी जानते हैं, उनके फैंस भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो, और जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली, जिस तरह उन्होंने देश के लिए परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और काफ़ी अब बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव है, अच्छा प्रिपरेशन है उनका। तो मुझे लगता है कि जो पुराना विराट कोहली था वो आपको बहुत जल्दी नज़र आने वाला है। भाई, आप दोनों से मैं सवाल लूंगा, विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म होना, पाकिस्तान उसको किस तरह से देख रहा है? पाकिस्तान में क्या विराट कोहली के फॉर्म को लेकर चर्चा है, और कैसे आप देख रहे हैं विराट कोहली नंबर 3 पर, क्योंकि बैटिंग करते हैं तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट, लेकिन T20 फॉर्मेट में जिस तरह से इन दोनों इंडियन टीम का जो एक तरह से कहा जाए सोच बदली है, अप्रोच बदला है, उसमें विराट कितना जल्दी आप एडजस्ट होते देख रहे हैं, और क्या ये एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में भी देख रहे हैं विराट के लिए लोग? हारून सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक विराट जैसे प्लेयर सदियों में पैदा होता है। आई थिंक मैं फील करता हूं कि बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है विराट का, और हम हमेशा जब भी वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप स्क्रीन के सामने से हटे और जब तक वो बैटिंग पूरी कर रहे हो। देखिए, ये फेजेस हर एक प्लेयर के ऊपर आता है, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी प्लेयर हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जहीर अब्बास एक वक्त में इतनी जबरदस्त वो रन्स बना रहे थे जब इंडिया 79 में हमारे इस मुल्क में आई थी, और मैं भी उसका पार्ट था पाकिस्तान टीम का, मैं रिजर्व में था उस वक्त। तो जिस अंदाज में पाकिस्तान में जहीर अब्बास ने बैटिंग की और जो उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए, द मोमेंट ही वेंट बैक टू इंडिया, जो कि हमारा जवाबी दौरा था वहां पर, जो बदकिस्मती से मैं मिस कर गया, और मुझे रिग्रेट है आज तक कि मैं कैसे वो टूर मिस कर गया। वहां पर जहीर अब्बास जो है वो इतना कामयाब नहीं हुए, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने फिर बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो मैं विराट के लिए सिर्फ ये फील करता हूँ कि जो मेरा, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा वर्कलोड की बात हो रही है कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट होनी चाहिए। मे बी टू सम एक्सटेंट बॉलर्स के लिए तो मैं अग्री कर लूंगा, क्योंकि उनको सारे फॉर्मेट्स में T20, वनडे और टेस्ट मैचेस में खेलना पड़ता है, और बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में पाउंडिंग होती है जब भी वो हर बॉल करते हैं, खास तौर पर फास्ट बॉलर्स। बट बैट्समैन के लिए मैं फील करता हूं कि वो लंबा खेल सकते हैं।
जो विराट कोहली ने ऑन एंड ऑफ जो अपने आप को रेस्ट करने के लिए किया, होता ये कि जब आप आउट हो जाते हैं तो आपकी जो फॉर्म जो आप रोज अपने बल्ले पे बॉल को ले रहे होते हैं वो आपके बॉल बल्ले पे नहीं लग रही होती। आप मैच सिचुएशन में आपको पता होता है कि मैंने किस वक्त, अब यही वो जब मैं देख रहा था इनके पीछे 4-5 इनिंग जिसमें ये फेल हुए, यही वो स्ट्रोक्स जब वो खेल रहे होते थे, जब वो फॉर्म में थे तो चौके और छक्कों की तरफ जाते थे। अब जरा सी गेंद स्विंग हुई, आपका कॉर्ड भी एंड हो गए, गेंद अंदर की तरफ आई, इन स्विंग हुई, आप एलबीडब्ल्यू हो गए या बोल्ड हो गए, तो क्योंकि रिफ्लेक्सेस और वो सारी चीज आप सिचुएशन में इन नहीं होते, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतना ग्रेट प्लेयर है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा अरसे तक वो फॉर्म से दूर रहेंगे। वन गुड इनिंग, और खास तौर पर जो यूएई की पिचेस हैं, टेलर मेड पिचेस हैं फॉर अ बैट्समैन, तो मैं फील करता हूं कि इंडिया के लिए और क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है कि विराट कोहली जो है वो फॉर्म में वापस आए। अब यहाँ पर रोहित शर्मा उनके सामने एज ए कैप्टन, और सक्सेस रेट की अगर आप बात करें तो यहाँ सक्सेस रेट आप देख सकते हैं 31 मैचों में रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, 26 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, यानी कि 83.87 का उनका जो जीतने का प्रतिशत है वो है। वहीं बाबर आजम की बात करें, 41 मैचों में 26 मैच उन्होंने जीते हैं और 72.22 ये जीत का प्रतिशत है बाबर आजम का। ये दोनों आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों कप्तान इस समय कहां पर खड़े हैं, और इसी आंकड़ों के जरिए अब हम चर्चा की आगे शुरुआत कर लेते हैं। सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं ये जो आंकड़े हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। 72% मैच बाबर आजम ने जीते हैं, तो वहीं 82% मैचेस रोहित शर्मा ने। देखिए, आंकड़े इंडिया पाकिस्तान मैच के में ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं। आंकड़े तभी ठीक हैं, ये दर्शाता है कि आपकी टीम का फॉर्म कैसा है, आपकी कप्तानी कैसी हो रही है, आपकी खुद की बल्लेबाजी कैसी हो रही है, आपके बॉलर्स का प्रदर्शन किस तरह का रह रहा है, वो वहाँ तक वो ठीक है। पर एक बार जब मैदान में उतरते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है, वहाँ पर जो भी खिलाड़ी अंदर जाता है इन आंकड़ों को दरकिनार करके ही वो अंदर जाता है, क्योंकि एक नया गेम होता है, यहाँ पे दबाव कुछ अलग किस्म का होता है, और इस तरह का दबाव कोई भी आप मैच खेल लें उसमें इस तरह से नज़र आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एंड में ऐसे प्लेयर्स जो इस तरह के प्रेशर्स को एक चैलेंज के तरह लेंगे वही सक्सीड करते हैं ऐसे मुकाबलों में। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम, हालांकि इनका मुकाबला पिछले 2-3 महीने में स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हुआ है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो फॉर्म काफ़ी अच्छा है इंडिया का। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत यह है कि जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के नहीं रहने से एक टॉप क्वालिटी विकेट टेकिंग न्यू बॉल बॉलर वो मिस करेंगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे लगता है कि एक कमी ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा पाकिस्तान को करना। शोएब भाई, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। नंबर 1, लगातार भारतीय टीम 12 मैचेस से एशिया कप में हारी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय टीम ज्यादा मैचेस खेलकर एशिया कप में पहुंची है बनस्बत पाकिस्तान के। और तीसरी बात, रोहित शर्मा ने 2018 में एशिया कप जीता, और उसके बाद अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो रोहित शर्मा का ज्यादा बेहतर सक्सेस रेट है। क्या ये सारी चीजें भारतीय टीम के फेवर में जाती दिख रही हैं, और जो पहला मुकाबला है एशिया कप का, वहां पर एडवांटेज इंडिया आप कह सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे हम सबको पता है कि a great performance only lasts till the next dawn. तो उसमें अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि डेफिनेटली इंडियन टीम या इवन द नेशन, आप लोग के हमारे भी दिलों में वो चीज जरूर अभी है कि जो प्रीवियस जो टूर्नामेंट में पाकिस्तान वहां जिस तरह इंडिया को हरा के आगे 10 विकेटें मीन्स अ लॉट, लेकिन वो उस दिन नहीं शोएब भाई, क्या आपको लग रहा है बिना शाहीन शाह अफरीदी के, बिना इफ्तिकार के आपके पास वो बॉलर्स हैं जो डेंट कर पाए? मैं आ रहा हूँ। तो बात ये है कि ये सारी बातें, चाहे 12 मैचेस या जो मैचेस जीते वो अपनी जगह है। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देके चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराने में कामयाबी मिली, वो अपनी जगह है। लेकिन नाउ इट्स अ डिफरेंट डे। अब टीम का कॉम्बिनेशन और फिर कॉम्बिनेशन के जो स्पेयर हेड है, जिसकी वजह से ये सारी चीज क्रिएट हुई, वो जो पहला स्पेल था अफरीदी का, नेचुरली वो दैट वुड बी एब्सेंट इन दिस गेम, इन द सेंस के वो लेफ्ट आर्मर के थ्रू नहीं आ सकता, शायद राइट आर्मर के थ्रू आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन बिटवीन द बोथ द टीम्स, उनके माइंडसेट के अंदर डेफिनेटली ये चीज होगी कि अफरीदी नहीं है तो वी कैन होप फॉर द बेटर।
इसी के लेफ्ट आर्मर का आपको पता है जो एंगल है वो सीधी बॉल भी कॉट बिहाइंड लेने में बार दफा हेल्प करती है, और वहीं से अगर गेंद अंदर आ जाए या बाहर निकल जाए, कट बैक कर दे या बाहर निकले तो एक डिफिकल्ट बॉलर होता है। तो इंडियन टीम मस्ट बी ब्रीजिंग इजी और इजियर इन अ वे, लेकिन प्रेशर्स अपनी जगह जरूर है। ऑल्दो के कोहली के ऊपर मैं एक बात करना चाह रहा था कि जो उनकी जो फॉर्म का जो आपने पीछे सवाल किया था, आई वांट टू जस्ट ऐड अ 1 or 2 लाइंस ऑन इट प्लीज, जिसके अंदर मेरा देखिए आइकॉनिक या ग्रेट प्लेयर्स या जो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं जो अपना मार्क पूरी दुनिया में स्टैम्प कर चुके होते हैं, वो दे राइज टू द ओकेजन। बाद दफा दे नीड दिस काइंड ऑफ अ मैच टू गेट इनटू द ग्रूव। तो ये मैच मेरी नजर के अंदर, हालांकि इंडिया के पास बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरी नजर में आज के मैच के अंदर जो स्पेयर हेड है वो अभी भी मेरी नजर में कोहली ही होगा, इसलिए कि ही सच वन फाइन प्लेयर कि जिसने बांग्लादेश के ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जहां बॉल एक सही प्लेयर नहीं खेल पा रहे थे, कोई भी बैट्समैन, वहां उसने 51 या 52 ऐसे ऑड रन कोई किए थे, बहुत ही डिफिकल्ट विकेट। फिर इंडिया के कैलकाटा के मैच के अंदर बहुत टर्निंग स्क्वायर टर्नर था, इतना बड़ा बड़ा टर्न हो रहा था, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप का एक मैच था, आपको भी याद होगा, वो उसके अंदर भी उन्होंने कोई 50 ऑड रन की कोई एक इनिंग जबरदस्त इनिंग खेली। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं दे सीक दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि जहां वो अपने आप को वापस जरा 15-20 रन हुए एंड he'll get into the groove और he'll be among the run getter। सबसे डेंजर मैन मेरी नजर में आज भी for this game would be कोहली। तो विराट, एक तरफ विराट की तारीफ कर गए राजकुमार सर शोएब भाई, लेकिन साथ ही उसके ठीक पहले उन्होंने बता दिया कि शहंशाह अफरीदी नहीं है, भारतीय टीम मजबूत जरूर नजर आ रही है बट पाकिस्तान के राइट हैंड बॉलर्स भी कमाल कर सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए शहंशाह अफरीदी को मिस तो ज़रूर करेगा पाकिस्तान, और क्योंकि एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, वो अपना सिक्का जमा चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, और जिस तरह की अटैकिंग गेंदबाजी वो करते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। मज़ा आता है उनको देखते हुए जब वो अच्छी स्विंग गेंदबाजी कर रहे होते हैं और भारतीय बल्लेबाज उनके सामने होते हैं, तो बहुत ही एक वो दर्शनीय चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अभी भी पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन भारत का जो टॉप 3 है वो बहुत हैवी है और बहुत एक्सपीरियंस है, तो इम्पॉर्टेंट होगा कि इनमें से कौन लास्ट करता है। अगर मैं कहूँगा कि तीनों में से कोई भी लास्ट कर जाता है 15 ओवर, तो ये एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं, भारत एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर सकता है या बड़ा टारगेट चेज भी कर सकता है, क्योंकि तीनों कैपेबल हैं अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के, जो उन्होंने पास्ट में किया है और वो आगे भी कर सकते हैं। चलिए अरुण साहब, यानी कि राजकुमार सर और शोएब भाई की बातों का अगर मतलब निकालें तो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम अगर बड़ी पारी खेल देते हैं तो पाकिस्तान जीतेगा, और विराट कोहली अगर हिंदुस्तान के लिए फॉर्म में लौट आते हैं और वो बड़ी पारी खेल देते हैं तो हिंदुस्तान जीतेगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा सा पॉइंट को टच करूंगा। उसमें आप ये देखें कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अननोन कमोडिटी, पाकिस्तान और इंडिया आपस में नहीं खेलते इतने ज्यादा जी, ना पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की हुई है बहुत ज्यादा इंडियन बैट्समैन को, ना इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैन को बॉलिंग की हुई है। और पाकिस्तान के अगर आप स्क्वाड में देखेंगे तो 3 ऐसे नए चेहरे हैं, जिसमें अगर हम नसीम शाह की बात करूं, हसनैन की बात करूं या शाहनवाज धानी की बात करूं, तो ये तीनों ऐसे बॉलर्स हैं जो तो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आए नहीं हैं। जब ये अगर इनमें से कोई भी खेलता है वो आएगा। और दूसरा जो हमारे अभी जो रिप्लेसमेंट हुई है वसीम की, उसमें जो हमारे बॉलर हैं वो फॉर्म में नहीं है और इसीलिए वो टीम से ड्रॉप हुए थे। वो वापस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, इस वजह से उनको वापस लिया और वो जाके वो परफॉर्मेंस वो दे सकेंगे नहीं। तो ये वो चीजें तो हैं। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच 2 टॉप टीम्स के दरमियान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो 2-3 मैचेस हैं उसमें अपने टीम के कॉम्बिनेशन को, अपनी फॉर्म को, अपने उसको सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखेंगे तो पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का था, तो जो एडवांटेज ले गया वो जीत गया, तो और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी टीम पे पड़ जाता है और टीम टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका और बांग्लादेश ये इतनी बुरी टीमें नहीं हैं, तो इसलिए ये मैच की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों को मैं देखता हूं कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर ये आगे फाइनल में जाके भी इनका टकराव होगा। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो सामने रखने वाली बात है।
जहां तक आपने कहा विराट कोहली और बाबर आजम दोनों बहुत ही की फिगर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए। भारत को थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उनके जो दूसरे बैट्समैन हैं, क्योंकि विराट कोहली तो कई दिनों से खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है एज फार एज एज अ बैटिंग यूनिट। वेयर एज अगर आप पाकिस्तान के रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, अगर आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस को निकाल देते हैं तो पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो ये वो की फैक्टर है जो दोनों टीमों में जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बिल्कुल। और सबा भाई, जो हारून सर ने जो बात कही कि इंडिया जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है वो नए हैं, उनको भारत ने बहुत ज्यादा खेला नहीं है, क्या वो सरप्राइज कर सकते हैं? आपको लग रहा है जिस तरह से गेंदबाजों का उन्होंने जिक्र किया, हसनैन की बात कर लें या जिस तरह से नासिर शाह है, उनके पास एक और गेंदबाज, ओवरऑल पाकिस्तान पेस बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग आप देख रहे हैं मुकाबला? कुछ हद तक ये जायज़ होगा कहना कि ये एक यंग एक्साइटिंग पाकिस्तान बॉलिंग अटैक का मुकाबला है एक सेटल्ड भारतीय बैटिंग यूनिट के साथ। भारत के पास ना ही वो टॉप 3 हमारे सेटल्ड हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, पर उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, ऋषभ पंत है, इन सबको बहुत ज़्यादा अनुभव है और इन सबों को कई अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये मुकाबला काफ़ी अच्छा होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि इंडिया की जो टीम वो ज़्यादा सेटल नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम खास करके उनका जो मिडिल ऑर्डर अभी भी अनसेटल है, जिसके बारे में हारून भाई ने भी जिक्र किया था। खुशदिल शाह खेलेंगे, आसिफ अली खेलेंगे, हैदर अली खेलेंगे, शादाब खान तो खेलेंगे ही। इनमें से कौन ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आके तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ रन बना सकता है, ये कहना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ज़्यादा T20 मुकाबले पाकिस्तान ने खेले नहीं हैं और अगर खेले भी हैं तो बल्क ऑफ द स्कोरिंग जो नज़र आई है वो बाबर आजम या फ़खर जमान या फिर मोहम्मद रिजवान ने नहीं की है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ऑब्जर्व करना कि ये जो मुकाबला होने वाला है वहाँ पर एंड रिजल्ट क्या होता है। पर इस वक्त मुझे लगता है कि इंडिया के पास एडवांटेज है क्योंकि इंडिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी दिनों से खेलता आ रहा है विद सक्सेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार सर आपका, शोएब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हारून सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम महा मुकाबले के लिए जो तैयारी कर रही है उस तैयारी को अमली जामा पहनाती नजर आएगी। दुबई के दंगल में भारतीय टीम दबंग साबित होगी और पिछली हार का बदला लेने की जो बारी है उसकी पूरी तैयारी भारतीय टीम मैच के शुरू में और पूरे मैच के दौरान दिखाती नजर आएगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।